अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रेंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स मेट्रो वन न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में सेहत के शोबे के हवाले से। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में सेहत का शोबा कोई ऐसा काबिल तारीफ़ काम नहीं कर रहा है। अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या मैन पावर की बात हो, पाकिस्तान में डॉक्टरों की तादाद की बात हो या नर्सेस की तादाद की बात हो या पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद की बात हो, हमारे यहाँ हर शोबे में ही शदीद किल्लत है, कमी है अफरादी क़ुव्वत की। लेकिन उसके साथ हो क्या रहा है? पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल थी, उसके बाद फिर फेडरल गवर्नमेंट ने उसे ख़त्म करके पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बनाया, पीएमसी जिसे हम कहते हैं। और अब जब नए साल के लिए एडमिशन होने जा रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस में और डेंटल कॉलेजेस में और नए डॉक्टर्स तैयार होने को जा रहे हैं, तो उनके लिए जो एंट्री टेस्ट का फ़ैसला किया गया MD कैट का, उसमें बहुत सारी बेज़ाब्तगियों की शिकायत हैं और जिसकी तादाद में प्रोटेस्ट भी किया है, एहतजाज किया है और ख़ास तौर पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उस पर एक अपना बोल्ड स्टांस जो है वो लिया है। हम उसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मोहतरम मोहम्मद कासिम सुमरो साहब, जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं सिंध असम्बली में। अस्सलाम वालेकुम सुमरो साहब। सुमरो साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। सुमरो साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा भी थी, उसमें ज्वाइंट प्रेसर था वो, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इस पे स्टांस क्या है? देखिए, आपने मोरलेस मैडम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारी बातें आप सब लोगों की मेहरबानी आपने कवर भी की हैं और सिंध के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को ये बात पहुंचाई भी है। देखिए, हमारा प्राइमरी हमने पहले उस दिन से जिस दिन PMC बनाई थी नंबर 1 के, क्योंकि फेडरेशन एक यूनिट है, उसमें चारों सूबे और हम सब लोग बैठ के डिसीजन लेते हैं। तो एक तो कंसेंसस के साथ डिसीजन नहीं हुआ, ऊपर से ऑर्डिनेंस के फॉर्म में एक आपने कमीशन ला कर दी, फिर उसको असेंबली से पास करवाने की कोशिश की गई। और दूसरी बात कि जब आप कंसेंसस डेवलप नहीं करते, ये हमारे बच्चों का मसला है। हम हर सूबे में एक डॉक्टर्स की सर्टेन तादाद, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, हमारे पास उस तादाद के साथ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड होता है, डॉक्टर्स रिटायर होते हैं, आपको नए डॉक्टर्स भर्ती करने पड़ते हैं, फिर आपको जो है FCPS उसको फर्दर ग्रेजुएशन करवानी होती है। तो ये सारे मसले हैं। और MD कैट में जो है वो उस तरह से बेज़ाब्तियां, जैसे आपने कहा कि वो हुई हैं, वो पेपर बच्चों को नहीं दिए गए, उसकी जब उसकी रिटर्न कार्बन कॉपी उसको नहीं दी गई। जो हमारे जब हम टेस्ट लेते थे, प्रोविंसेस टेस्ट लेते थे, उसमें बच्चों को कार्बन कॉपी दी जाती ताकि उसके ऊपर कोई एम्बिग्युइटी न रहे कि मैंने सवाल का क्या जवाब दिया, मुझे कहीं बायसनेस के साथ मेरे साथ कोई रिजल्ट में आगे पीछे ना हुआ। यही बात फिर ये पूरा 1 महीने सिलसिला चलता, अभी MD कैट का एग्जाम पूरा 1 महीने चला है। तो ये सारी बेज़ाब्तियां मिल के, और फिर हमारे पास जो पब्लिक सेक्टर में तो चूंकि फीस कम होती है तो लोग आ जाते हैं, वो सीटें भर जाती हैं, लेकिन हमारा प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर्स की सीटें खाली रहीं। जो बाकी प्रोविंसेस के बच्चे आए और उन्होंने वहाँ सीटें भरी। अब जाहिर है हमें कोई इख्तलाफ नहीं है कि बाकी बच्चे क्यों पढ़ने आते हैं, बेशक आए पढ़ें, लेकिन उनकी आखिर वो जब पढ़ के जाएंगे तो उनकी सर्विस जो है ना वो वापस अपने सूबों में चली जाएगी, तो फिर हमारे पास डॉक्टर्स की डेथ हो जाएगी। तो हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू पे ये स्टांस लिया है कि हम जो है वो नेक्स्ट ईयर से अपना MD कैट बनाएंगे और अपना सिंध जो है वो मेडिकल डेंटल काउंसिल बनाएंगे। और नंबर 2 और नंबर 3 जो है वो इस साल जो रिजल्ट आया है वो उन्होंने 65% रिजल्ट रखा है, जबकि आपको पता है कि पेंडेमिक की वजह से हमारे बच्चों की पढ़ाई पे बड़ा जो है वो सीरियस इफेक्ट आए हैं कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस कहीं थी कहीं नहीं थी और बहुत सारे और इश्यूज भी। तो बच्चों की बजाय जो परसेंटेज थोड़ा सा कम करने के उन्होंने परसेंटेज बढ़ा दिया। अब हमारे पास सीटें खाली रहेंगी तो हमें कोई एतराज नहीं कि बाकी प्रोविंस के बच्चे सिंध में आके पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, लेकिन हम पहले ये होंगे कि जो हमारे पास, हम इस रिजल्ट को नहीं मानेंगे। हम जहाँ कट ऑफ बनेगा वो 63 पे आके कट ऑफ, हमारी सीटें भर जाती हैं, वो 60 पे आके भरती हैं, 50 पे आके भरती हैं, वो 40 पे आके भरती हैं। हम पहले अपनी सीटें, हमारे सिंध के बच्चे पूरे जो है वो जहाँ जहाँ वो रिजल्ट में होगा वो हम पूरे मेरिटोरियस उसको वहाँ करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि बाकी अगर उसके बाद सीटें बचती हैं तो फिर देखेंगे। तो ये एक हमारा स्टांस है कि हमें सिंध के बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ कोई ज्यादती नहीं होने देंगे, ताकि हमारे पास जो डॉक्टर्स की जो फ्यूचर है वो ब्राइट रहे। कासिम सुमरो साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर उमर सुल्तान ने, जो कि चेयरमैन है यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध के। जी डॉक्टर उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
डॉक्टर साहब, क्या सूरत हाल है अब एमडी कैट के हवाले से? डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पर हैं, सिंध में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, इस्लामाबाद में भी हो रहा है, पंजाब के और भी जगहों पे हो रहा है, और भी सूबों में प्रोटेस्ट हो रहा है। इस पे इतराज़ क्या है? आप लोगों को क्या इतराज़? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमें तो देखें पीएमसी बनने पे भी इतराज़ था। ये तो पीएमसी की बात की मुश्किलात सामने आ रही है ना। इसका अदराक हमने पिछले साल किया था जब पीएमसी का एक्ट इन्होंने रात के अंधेरे में जो फिल 4 इन्होंने पास करा के और इम्प्लीमेंट करवाया था, तो हम तो पीएमसी बनने ही के खिलाफ थे। हमें अंदाजा था कि आगे चल के ये एमडी कैट, एनएलई और इस तरह के मसाइल जो हैं हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर फेस करेंगे। अब एमडी कैट की बात करें तो 1.5 लाख स्टूडेंट हैं पूरे पाकिस्तान के जो अपीयर हुए, और उनके 3 लाख पेरेंट्स हैं जो कि सफर कर रहे हैं। आपने एक अमेरिकन सिस्टम कॉपी करने की कोशिश की, वो इस मुहावरे के मुस्दाक है कि कव्वा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। आपने वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की तो जो आपका अपना सिस्टम था वो भी फेल हो गया। आप 30 दिन एक एमडी कैट टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। एक बच्चा जिसने पहले टेस्ट दिया और फिर उसके बाद दूसरे बच्चे ने 2 हफ्ते बाद दिया, वो एमसीक्यूज रिपीट हुए, तो आपने कैसे उनको जज किया? मैं पर्सनली ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो ब्राइट स्टूडेंट हैं, जिनकी 90% है और वो टेस्ट में फेल है। और एक मैं ये भी जानता हूं एक स्टूडेंट के फादर को जिसको एमआई हो गया, हार्ट अटैक हो गया, और वो एनआईसीवीडी में उनको स्टेंट डाला। कहने की बात यह है कि इतना स्ट्रेस आपने बच्चों को दिया हुआ है। हम सिस्टम के खिलाफ नहीं है, लेकिन आपने अनफ्रेंडली रखा हुआ है इसको। आप पहले तो देखें, आप चाह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान का एक टेस्ट हो, तो पूरे पाकिस्तान के सूबों का एक सिलेबस होना चाहिए। आपने इंटर का सिलेबस पूरे पाकिस्तान का एक किया है। आपने यूनिफॉर्म सिलेबस अपनाया है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और फेडरल का जमीन आसमान का फर्क है। तो सिंध और बलूचिस्तान का जब बच्चा बैठता है उसको वो सवाल मुश्किल लगते हैं जो कि उनके सिलेबस में नहीं होते। फिर आप कैसे उसको जज कर रहे हैं? एक तो कोविड रहा पूरे 1.5-2 साल में, जो कासिम साहब ने बात की, तो उस हिसाब से तो परसेंटेज 60 होनी चाहिए, 60 से भी कम होनी चाहिए। आउट ऑफ सिलेबस कितने क्वेश्चन थे उसमें? 18 से 20 क्वेश्चन थे जो कि मैटर करते हैं। आपकी 4 से 5% बनती है, वहां तो 0.01 पे भी आपका मेरिट ऊपर नीचे हो रहा होता है। तो अच्छा देखें, फिर आपने शिकायती सेंटर नहीं बनाए, लोगों ने शिकायत की तो उस पर आपने अजाला नहीं किया। आप बस एक चीज पर डटे हुए हैं। हम वाईडीए पाकिस्तान, वाईडीए सिंध, हम तमाम एक पेज पर हैं। कल पीएमसी के सामने मुजाहरा हो रहा है, धरना हो रहा है, यहां से भी लोग जा रहे हैं, सिंध से, पंजाब केपी के लोग उसको लीड कर रहे हैं, साथ इस्लामाबाद के लोग भी होंगे। एक ही मुतालबा है हमारा कि यूनिफॉर्म सिलेबस रखें, एक वक्त में एक टाइम पर पूरे पाकिस्तान में एमडी कैट आप लें, लेकिन आपका एक वक्त में एक जगह टेस्ट होना चाहिए। पेपरलेस को फिलहाल ना करें अगर आपके पास इतने इंतजाम नहीं है कि आप कंप्यूटर पे ले सकते हैं। नया बच्चा है, इंटर करके आया हुआ, स्ट्रेस में होता है, हो सकता है कंप्यूटर की वजह से आप उसको जज ना कर सकें। और परसेंटेज अच्छा बड़ा करना अच्छी बात है ताकि क्वालिटी मिनिमम इतनी परसेंटेज हो कि वो डॉक्टर बन सके, लेकिन इतनी भी ज्यादा ना रखें कि कोविड, आपको अंदाजा होना चाहिए कि 1.5 साल कोविड में क्या प्रैक्टिकल क्लासेस हुई हैं, लेस देन 30%। तो आप 60 रखें या 55 रखें, आपने 65 कर दी, उसकी वजह से बहुत सारे लोग सिलेक्ट नहीं हो पा रहे। तो हम अप्रिशिएट करते हैं मैडम अजरा पीचो साहिबा ने जो अनाउंस किया, लेकिन ये तो अगले साल का उन्होंने अनाउंस किया, इस साल भी एमडी का रिकंडक्ट करें ताकि जो ब्राइट स्टूडेंट रह गए हैं उनको चांस मिले और वो यूनिफॉर्म सिलेबस के मुताबिक हो। चलिए हम इस पे कासिम सुमरो साहब, आप क्या कहते हैं कि क्या सिंध जो है वो इस साल से ये कर सकता है? देखिए, हमने अभी इस साल पे हमने तो ये पॉलिसी रखी है ना कि हम उस परसेंटेज को डाउन करेंगे, हम ताकि जो बच्चे हमारे इस कैटेगरी में नहीं आए हैं हम उनको जितना मिनिमम इसी साल से करने का इरादा है? इसी साल से करेंगे बिल्कुल 100% इसी साल। अच्छा, और वो परसेंटेज की क्या शरह हो सकती है, कोई इस पर फैसला हुआ है? देखिए, वो हम जितनी कट ऑफ डेट पे जाएं, जितने हमारी सीटें भरेंगी, जितना कट ऑफ डेट होगा हम उसी पे जाएंगे। अच्छा, और क्या अगर वो 40% तक भी आता है तो भी हम वहां तक भी जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि 40% तक, ये तो बहुत ज्यादा लो हो जाएगा, क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? नहीं कासिम साहब, देखें डॉक्टर बनने के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है। आप 60 भी कर देंगे तो सारी सीटें फिल हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। इतने हमारे स्टूडेंट इतने भी बुरे नहीं है, अच्छे स्टूडेंट हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हम इतने परसेंट, हमारा मकसद ये है कि हम पहले अपनी सीटें भरेंगे, के बच्चे वो सीटें अपनी भरेंगे, तो उसमें बेशक अगर हम थोड़ा सा परसेंटेज कम करना पड़ा तो हम करेंगे, उसमें हम अपनी सीटें खाली नहीं रखेंगे। और सोमर साहब, आपके पास कोई डेटा है कि कितनी सीटें वैकेंट रही? जो देखिए, इस वक्त मेरे पास कोई डेटा नहीं, मैं खुद इधर कहीं थरपारकर में हूँ तो मेरे पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे पास टोटल मेरे ख्याल से कुछ 2700 को करीब पब्लिक सेक्टर में है और फ्री कोई सीटें जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में।
तो पिछले साल प्राइवेट सेक्टर के को प्लस 30% सीट जो है वो बाहर के सूबों के बच्चे आ गए थे। हमें उस पर एतराज नहीं है कि बाहर के सूबे पाकिस्तान है उसमें जिन सूबों के पे बच्चे आ सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो डॉक्टर कल बनेगा तो जो हमारे सिंध में सर्व थोड़ी करेगा, वो तो अपने सूबे में जाएगा। तो हमें तो अपने सूबे की तो जो डॉक्टर इन एडमिशंस में क्या बाहर के बच्चों को नहीं लेंगे या क्या प्रायोरिटी क्या होगी आपकी कि पहले अपने बच्चों से? जो सिंध डोमिसाइल रखने वाले बच्चे हैं पहले उनकी प्रायोरिटी देंगे, जब वो सीटें फुल हो जाएंगी तो उसके बाद देखेंगे इतनी सीटें बचती हैं। अगर कोई सीट बच गई तो फिर दीगर सूबों के बच्चों के लिए होगी, वरना नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है ना, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जब फॉर्म हो रहा था, मैडम ने भी कहा, उस पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने किन फोरम्स पे हम अभी जो है ना वो इस पे वर्किंग, हमने मैडम की इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ऑफ सिंध की ये जो है पॉलिसी है कि हम अपना मेडिकल कमीशन बनाएंगे, बेशक वो वफाक माने ना माने, लेकिन बाकी जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं वो हम दुनिया से उसकी पूरी एसोसिएशन करवाएंगे। जहाँ जहाँ अगर वो बच्चे कल को हमारे किसी और मुल्क में जाएंगे तो वो उनके लिए वो उनकी उस मेडिकल एसोसिएशन काउंसिल की जो है ना वो पूरी दुनिया से एक्रीडेशन करवाएंगे। तो ये हम अपने सिंध के बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, इसमें उनको हम पूरी फैसिलिटेट करेंगे। तो सुमरो साहब, ऐसा तो हाल नहीं होगा जैसे सिंध एजुकेशन कमीशन बनाया आप लोगों ने, हायर एजुकेशन कमीशन सिंध बनाया, लेकिन वो भी फाल नहीं हो सका और उसमें भी मसाइल रहे, तो फिर ये मेडिकल का भी ऐसे होगा तो मेडिकल की ज्यादा मैन पावर तो बाहर भी बहुत जाती है। सिंध हायर एजुकेशन कमीशन भी ठीक काम कर रहा है, वो अपनी यूनिवर्सिटीज को इस तरह के ग्रांट और इस तरह के फैसिलिटीज हमने दी हैं। आप हमारे जो यूनिवर्सिटीज का काफी हद तक जो आप डाओ यूनिवर्सिटी को देख लें, आप सिंध मेडिकल जना सिंध मेडिकल कॉलेज को देख लें, आप लम्स को देख लें, आप चांडका को देख लें, पम्प्स को देख लें, तो हमने उनकी ग्रांट्स बढ़ाई हैं। सिंध रेस्पाइट हायर एजुकेशन कमीशन उनको फंड देता है, लेकिन हमने अपने तौर पर भी उनकी ग्रांट्स बड़ी हद तक बढ़ाई हैं। उनको हमने फैसिलिटेट किया है, उनकी जो टीचिंग हॉस्पिटल्स है उनको अपग्रेड किया है ताकि बच्चों को प्रैक्टिकल्स और उनके हाउस जॉब या उनकी जो फर्दर जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें उनका बड़ी हद तक उनकी फैकल्टीज को हमने बढ़ाया है, उनकी तनख्वाहें हमने बढ़ाई हैं। उनके साथ उनकी जो साथ जो और ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड है वो हमने इनको दिया है। तो सिंध हायर एजुकेशन कमीशन भी उस तरीके से काम कर रहा है। और जब हम पीएमसी पर अगर ये वफाक इस मामले में बज़द है तो हम जब अपना बनाएंगे तो हम उसको भी उसी तरीके से फैसिलिटेट करेंगे ताकि वो सिंध के स्टूडेंट्स के साथ जो है वो दुनिया के स्टैंडर्ड के साथ वो मैच कर सकें। चलिए डॉक्टर सुल्तान साहब से पूछते हैं। डॉक्टर सुल्तान साहब, आप बताइए कि ये तरीकाकार ठीक रहेगा कि इसी साल से अगर देखें, गवर्नमेंट ऑफ सिंध और प्रेस पार्टी से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि देखें पार्लियामेंट में ये नुक्ता उठाएं कि पीएमसी की जो पॉलिसीज हैं वो मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स के खिलाफ जा रही हैं, जिसकी वजह से उनका इस्तेहसाल हो रहा है। आप दोबारा पीएमसी कंडेम करके पीएमडीसी को बहाल करें और जो पुराना सिस्टम था उसको अपग्रेड करें। देखें, अब ये बिल्कुल डेडलॉक की कैफियत बरकरार है तो मजबूरन मैडम को ये अनाउंस करना पड़ा कि हम सिंध मेडिकल डेंटल काउंसिल उन्होंने अनाउंस कर दी है, लेकिन उसके बहुत सारे मसाइल सामने आएंगे। उसकी रिकॉग्नाइजेशन होगी अमेरिका, यूके, दुबई, मिडल ईस्ट में, सऊदी अरब में, फिर एक लंबा प्रोसेस है, फिर सिंध के डॉक्टर्स की रिकॉग्नाइजेशन का इशू आएगा। इसमें लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इससे पहले एक दफा ट्राई ये करें कि आप पीएमसी को खत्म करके पीएमडीसी जैसे चल रही थी उसको बहाल करवाएं। एमडी कैड और एनएलई जैसे जो इन्होंने चीजें मुसल्लत की हैं उसको खत्म कराएं। अब देखें, एनएलई ये है कि आपने अपने ही इदारों से जिनमें 5 साल वो स्टूडेंट इम्तिहान पास करके आता है आपने मुसल्लत कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि मेडिकल एजुकेशन की अगर स्टैंडर्ड बेहतर हो तो आप यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेजेस में फैकल्टी की पोजीशन को बेहतर करें। आप नंबर ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोफेसर की तादाद को बढ़ाएं। और अगर आप चाहते हैं कि यूनिफॉर्म डॉक्टर्स पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के ग्रेजुएट करें तो फाइनल का एग्जाम यूनिफॉर्म कर लें। जैसे आप एमडी कैट की एक नाकाम कोशिश आपने की है, इस तरह एक कामयाब कोशिश फाइनल के एग्जाम की कर लें कि 4 सब्जेक्ट हैं और वो जो है पूरे पाकिस्तान में सेम सिलेबस होगा, पूरे पाकिस्तान में सेम टेस्ट होगा फाइनल ईयर का, वो फिर पीएमडीसी के तहत या पीएमसी के तहत आप करवाएं ताकि यूनिफॉर्म स्टूडेंट पास आउट हो और वो एलिजिबल हो हाउस जॉब के लिए। आपने फाइनल का एग्जाम पास कर लिया, बच्चा डॉक्टर बन गया, अब एनएलई आपने मुसल्लत कर दिया, यानी 6 महीने जाया होंगे, 15,000 रुपए जाया होंगे और फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में बच्चा जाएगा और उसके पेरेंट्स भी इसी तरह जाएंगे। अब एमडी कैट की आपने नाकाम कोशिश की, आपके टेंशन तो दुरुस्त हैं लेकिन ये अनफ्रेंडली है। आपने जिसकी अप्रोच ऐसी थी कि जिसकी वजह से जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे वो नेग्लेक्ट हुए और सारा मामला अब आपके सामने। ना सिर्फ सिंध के मेडिकल स्टूडेंट सरापा एहतजाज हैं बल्कि पंजाब के मेरिट अपहोल्ड नहीं हो रहा, मेरिट अपहोल्ड नहीं हो रहा। इनकी टेंशन दुरुस्त थी लेकिन इनका वे जो था वो बहुत नकारा था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो ब्राइटर स्टूडेंट्स थे वो पीछे रह गए।
तो इस पे डॉक्टर साहब ये बताइए कि कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान का कोई इस पे वर्जन सामने नहीं आ रहा, वो तो एक ऐसे ही देखें बॉडी है जो नहीं, सीपीएसपी देखें अपनी रिकमेंडेशन दे सकती है इसमें? नहीं, सीपीएसपी एक पोस्ट ग्रेजुएशन इदारा है, वो ग्रेजुएशन पे बात नहीं करता। वो एमबीबीएस के बाद जब आप एफसीपीएस की तरफ जाते हैं तो वो एग्जामिनरी बॉडी है, पीएमसी रेगुलेटरी बॉडी है, दोनों का काम अलग है, तो उनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो एडवाइस वगैरह नहीं देते? वैसे तो वो दिए उन्होंने इस पास में भी कुछ गवर्नमेंट को। वो सारे सीनियर प्रोफेसर हैं, वाइस चांसलर हैं, बिल्कुल लेनी चाहिए। अब देखें यहाँ सिंध में बच्चा नीचे से आएगा तो ऊपर जाएगा ना, नीचे से या उसको उसमें देखें वाइस चांसलर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे जो वीसी साहबान हैं तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटी के पूरे पाकिस्तान के, उनको ऑन बोर्ड लें। एक जेएसएमयू के जो वीसी साहब हैं उनको कमेटी में रखें, एक खैबर के रखें, एक किंग एडवर्ड के रखें, उनकी कमेटी बना दें, वो यूनिफॉर्म सिलेबस बनाए, वो इनका लाएमल आगे लेके चलें। वो हमारे असातिज़ा भी हैं, टीचर्स भी हैं। मैं सुमर साहब से पूछते हैं, सुमर साहब क्या ये पॉसिबल नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध दीगर सूबों के साथ भी इस इशू पर बात करे और उन्हें भी अपना हमनवा बनाए और एक ही पेज पे उन्हें लाए और फिर आप फेडरल गवर्नमेंट से बात करें या नेशनल असेंबली में इस पे बात हो? सर देखें, जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, हमने ये काम पहले किया। हमारे वजीर आला साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस इसको बोला, हमारी मैडम मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस हमने ये बोला, और फिर हमारी जो रिप्रेजेंटेशन जो नेशनल असेंबली में, सेनेट में, वहां पर भी इशू रेज किया गया, लेकिन दे डिड नॉट लिसन टू अस। फिर हमने वाइस चांसलर के साथ बैठ के उनकी, चूंकि वाइस चांसलर एक मुलाजिम है, वो बेचारा जाके जो है वो उनके सामने उस तरीके से असर नहीं कर सकता। जो ये तो हमने पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर और असेंबली के फोरम के ऊपर हमने इसको प्रॉपरली रेज किया और वी थॉट कि हम अपना जो है वो इस पे हमने उस वक्त भी कहा था कि हम अपना कमीशन बनाएंगे, लेकिन ये बात नहीं सुनी गई। फिर हमने कोर्ट में भी हम इसको लेके गए, सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर भी इसका कोई डिसीजन नहीं हुआ। तो हमारा मकसद ये नहीं है, हमारा मकसद ये है कि जब आप फेडरेशन में बैठते हैं तो प्रोविंसेस का एक अपना रोल है, प्रोविंसेस का अपना एक सिलेबस है, वहां पर इस तरह के स्टूडेंट और क्वालिटी और एजुकेशन वो सारा कुछ है, लेकिन हमारे पास एक सिंगल करिकुलम नहीं है। हम डिफरेंट, हर एक की अपनी हमारी जो है वो होती है, तो उसमें जो है वो हम इनके साथ हम इस मैटर के ऊपर अगर दोबारा से भी इसके की जो जरूरत पड़ेगी, हम असेंबली का फ्लोर हो, कोर्टें हो या कोई और इदारा हो, जहाँ पर हम अपने स्टूडेंट्स के लिए जितना पॉसिबल मेजर ले सकते हैं और बिल्कुल लेंगे भी सही, और इंशाल्लाह हम इनके साथ खड़े हों। सुमर साहब, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा, यहाँ ब्रेक का एक वक्त हो, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में मेडिकल और डेंटल स्टूडेंट्स के एडमिशन्स के हवाले से एमडी कैट के इशू पर, जो पाकिस्तान भर में एहतजाज जारी है। सिंध में भी इस पर आवाज़ बुलंद की जा रही है, इस्लामाबाद में इस पर एहतजाज है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर उमर सुल्तान और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे मोहम्मद कासिम सोमर साहब, जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं सिंध असेंबली के। सोमर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहें। और डॉक्टर उमर सुल्तान साहब, आपकी तरफ आऊँगा। जैसे बताया सुमर साहब ने भी और इससे पहले मिनिस्टर हेल्थ साहिबा ने भी ऐलान किया कि सिंध अपना जो है कमीशन बनाने का प्लान कर रहा है और या अपने टेस्ट भी कंडक्ट करने का करेगा, तो इस हवाले से कोई मुशावरत भी की है उन्होंने या बस ऐसे ही एक प्रेशर में, इमरजेंसी में एक ऐलान कर दिया है? मेरे ख्याल में मैडम ने ऐलान कर दिया है। मैडम जो है वो उनके जहन में प्लान सारा होगा कि वीसी साहबान को ऑन बोर्ड लें, स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो डॉक्टर कम्युनिटी के स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए और प्रॉपर एक इसका पेपर वर्क हो, प्रॉपर जो इसके लॉज होते हैं वो बने, जैसे कि पीएमसी या पीएमडीसी के मौजूद हैं। ये तो बात की सारी बातें। अभी जो कंसर्न है, जो हॉट इश्यूज हैं, वो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स के एमडी कैट और एनएलई पर हैं। एमडी कैट को रिजेक्ट करके दोबारा रिकंडक्ट होना चाहिए, ये हमारा मुतालबा है वाइड पूरे पाकिस्तान का, कि यूनिफॉर्म सिलेबस के तहत एक वक्त में एक मुख्तलिफ सेंटर्स में टेस्ट कंडक्ट होना चाहिए। आप जो प्रोविंस हैं उनकी जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको एथराइज कर दें। फॉर एग्जाम्पल सिंध है तो उसमें जेएसएमयू को एथराइज कर दें, किंग एडवर्ड को पंजाब में कर दें, खैबर को वहाँ कर दें, बोलान को यहाँ कर दें बलूचिस्तान में, ताकि ये यूनिवर्सिटीज़ के अंडर चलें और टेस्ट एक बॉडी बेशक हो, एनटीएस हो, आईबी हो, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी एक टेस्ट करने वाली बॉडी हो, वो यूनिफॉर्म टेस्ट कंडक्ट करे थ्रू आउट द पाकिस्तान, फिर वो मेरिट लिस्टें बने और सारी चीज़ें हों, ताकि मेरिट प्रिवेल करे। लेकिन जिस तरीके से आपने कंडक्ट किया, आपने 30 दिन लगाए कंडक्ट करने में, और उसके बाद जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स से वो मेरिट के मुताबिक नंबर नहीं ले सके, तो ये एक सवालिया निशान है आपकी कारकर्दगी में। आपने जो बोर्ड बनाया या जो भी चीज़ें बनाई, उसमें तमाम प्रोविंसेस के वाइस चांसलर्स लिए आपने, या काबिल जो प्रोफेसर थे वो साहबान लिए। वैसे आपको लगता है कि ये जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, ये लगता है कि कोई बाहर से एक फार्मूला आया और उन्होंने कहा ये लो
बस इम्प्लीमेंट कर दो, मतलब थोप दो इसको। हाँ, मतलब इन्होंने डॉक्टर नौशेरमा बरकी साहब हैं जो कि अमेरिका में होते हैं, वो उनकी प्लानिंग पे ये पूरा पीएमसी और केपीके का हेल्थ सिस्टम और ये चल रहा है। डॉक्टर फैसल तान भी उनकी डायरेक्शन पर हैं, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल आ रहे हैं। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी चीजें डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अब वो उनको ऑर्डर देते हैं, वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो वो अपने जो सिस्टम होता है उससे भी चले जाते हैं। मसला सारा ये है। इस पे कल एहतजाज है पूरे पाकिस्तान की वाईडीए का और स्टूडेंट्स का पीएमसी के बाहर। तो यही मुतालबा है हमारा कि एनएलई को भी खत्म करें, इसकी जगह फाइनल का जो एग्जाम है एमबीबीएस का यूनिफॉर्म करें और एमडी गार्ड को दोबारा रिकंडक्ट करें। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर उमर सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं। और नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की निजकारी के हवाले से क्वेश्चन तेज़ हो गई हैं, और उसके अलावा मुलाजमीन के मसाइल हल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ब्रेक के बाद आपको बता। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम आपको बताएंगे कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हवाले से हमारे ज़राए ने हमें बताया है, और जो डॉक्यूमेंट्स हमारी तहकीकाती टीम को मौसूल हुए हैं उसमें ये बिल्कुल क्लियर कट बात लिखी हुई है कि वर्ल्ड बैंक के दबाव पर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की निजकारी का अमल जो है वो तेज़ी से जारी है। फ़िलहाल मुख्तलिफ शोबों को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, और इस हवाले से हमारे पास ये भी इतलात हैं कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का जो एक्ट है 1996 का, उसे डिज़ोल्व किया जा रहा है। वो एक्ट ख़त्म हो जाएगा, और उसके साथ साथ एमडी, वाटर बोर्ड समेत डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स जितने हैं उन सब के ओहदे भी ख़त्म हो जाएंगे, और 6 से 7 शोबे जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिए जाएंगे। ये इसी साल ही होना है, और ये इसी का ही सारा प्लान है। इस पर हम बात करेंगे, और इसके अलावा मुलाजमीन के वाजबात के हवाले से भी हम बात करेंगे कि क्या वजह है कि ठेकेदारों को 30-30 करोड़ और उससे भी ज़ायद रकम के हर माह अदायगियाँ की जा रही हैं। तो मुलाजमीन ने क्या कसूर किया है, मुलाजमीन को क्यों नहीं पैसे मिल रहे हैं, मुलाजमीन के लिए सिर्फ 3 करोड़ रुपये दे रहे हैं, या एक महीने में सिर्फ 7 करोड़ रुपए मैक्सिमम तक दिए गए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करवाता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद वसीम साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं मेहनत कश यूनियन के, वाटर बोर्ड की एक यूनियन है। शुक्रिया आपका वसीम साहब। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब सोहेल मेमन साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं डेमोक्रेटिक लेबर फ्रंट के, ये भी एक वाटर बोर्ड की यूनियन है। सोहेल साहब, आपको भी शुक्रिया। तो सोहेल साहब, आपसे ही शुरू करना चाहूँगा। पहले तो ये बताइए कि मुलाजमीन के हवाले से हम पहले बात कर लेते हैं कि मुलाजमीन को अदायगियों की अब क्या सूरत हाल है? हाँ, मुलाजमीन को तो वो अदायगियाँ करने के लिए इंतज़ामिया तैयार ही नहीं, पर बामुश्किल एहतजाज यूनियनों ने किया सबने। तो जाके वो मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे राज़ी हुए कि हम माहाना जो है 10 करोड़ दे दिया करेंगे। अब हमें हैरत इस बात की होती है कि वो पैसा उनका अपना है, और अपना पैसे में से भी वो एक बात कर रहे हैं कि 10 करोड़ दे देंगे, जबकि दूसरी तरफ आप के पास जो है बाकायदा आप लेरक एंकर हैं, आपके पास बड़ी मालूमात सॉलिड होती हैं कि अगस्त और सितंबर में ही जो है 60 से 70 करोड़ रुपया जो है वो ठेकेदारों को अदायगी कर दी गई। हमारे पास हैं इतलात हैं, और ज़राए ने हमें ये बताया है। नाज़रीन, आपको बता दूं कि सिर्फ अगस्त 2021 में ठेकेदारों को 32 करोड़ 67 लाख रुपए की अदायगी की गई है, और इसके मुकाबले में अगस्त में मुलाजमीन को सिर्फ 3 करोड़ 30 लाख रुपए मिले हैं। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेशो कहाँ जा रहा है। और सितंबर में, गुज़िश्ता महीने सितंबर में ठेकेदारों को जो अदायगी हुई है, हमारे पास जो फिगर्स मौजूद हैं, जो आदाद शुमार मौजूद हैं, और ज़राए ने हमें इसकी तस्दीक की है कि इन आदाद शुमार की तस्दीक भी की जा सकती है, उनके सिस्टम पे जाके और उनके अकाउंट्स में जाके तस्दीक की जा सकती है। सितंबर 2021 में ठेकेदारों को 38 करोड़ 40 लाख रुपए की अदायगी हुई है, जबकि इसके मुकाबले में मुलाजमीन को सिर्फ 66 लाख रुपए मिले हैं। तो ये, और हमारे ज़राए ने यह भी बताया है कि अक्सर ठेकेदारों को, मनपसंद ठेकेदारों को अदायगियाँ की जाती हैं, और उनसे 30 से 40% तक कमीशन हासिल करने के भी इल्ज़ामात जो हैं कि जो लोग हैं मुतलका वो उनसे कमीशन वसूल करते हैं, उसके बाद उन्हें अदायगियाँ होती हैं। सोहेल साहब, ये हमारे पास इतलात हैं, क्या आप इस पर कुछ कह सकते हैं इन इतलात के हवाले से? जनाब, कमीशन तो हमारे यहाँ आज से नहीं, जब से हमारा इदारा बना है, जब से चल रहा है। और क्या इतनी शरह होती है? और पहले हमारे यहाँ रेशो जो है वो 1%, 2%, 3% हुआ करता था, और 91 तक तो ये रेशो रहा, और लोग इसको अपना हक समझ के, कमीशन की हैसियत से हक समझ के लेते रहे। 91 के बाद ये जो है बढ़कर हमारी तरफ 17% चला गया, उसको भी हक समझ के लेते रहे। यानी ये फाइनेंस के हवाले से बात हो रही है। इंजीनियरिंग का शोबा भी अलग है, जो एस्टीमेट पे कितने पैसे लेते हैं, चीफ इंजीनियर के क्या है दूसरा। अब ये रेशो बढ़ते बढ़ते, क्योंकि हमारे यहाँ वाटर बोर्ड की प्राइवेट पार्टनरशिप की आज से 96 से ये सिलसिला चल रहा है, और ये 96 में तो रुक गया था। नाक़िबत अंदेश अफसरान को ये बात पता थी कि ये
डिले टैक्टिस का शिकार जरूर हुआ, मगर ये वाटर बोर्ड प्राइवेट होने जा रहा। वर्ल्ड बैंक का जो है उस वक्त से दबाव चल रहा था, जो जाके अब कामयाब हुआ। तो इनके कमीशन का रेशो बढ़ता चला गया। अब आपने जिस तरह से मालूमात ली, ये 67 से 68 लाख रुपए, यानी 1 करोड़ से ज्यादा की करोड़ से 1 अरब से ज्यादा की पेमेंट है, यानी 36 करोड़ 32 करोड़। अब इस शहर के अंदर मेट्रो जो है शहर के तमाम सेवरेज के वाटर के मसाइल उजागर करता रहता है, आप देख रहे हैं। तो इतने पैसों का काम कहाँ हुआ इस शहर में कि हमें भी नहीं पता। इदारे के मुलाजमीन भी नहीं जानते कि कहीं ये काम हो गया, क्योंकि वो रात दिन जो है वो फील्ड में होते हैं, सेवरेज का निज़ाम को देख रहे होते हैं, वाटर का निज़ाम देख रहे होते हैं। ये तमाम उन कंपनियों को जाता है जो अफसरान ने बेनामी एक पेटी ठेकेदार कहलाता है उसके ज़रिए काम करते हैं। तो ये कमीशन बढ़ते बढ़ते 30% तो यहाँ चला ही गया था। अब यह है कि वो ठेकेदार को ये होता है कि जी मेरा पैसा जो है जो किस्तों में मिलेगा, जिस तरह से हमारे मुलाजमीन को जो 5 साल 6 साल वाले रिटायर हुए उनको कभी 10 लाख दे दिए, कभी 4 लाख दे दिए। हमारे पास ये भी इतलात हैं कि 2017 के भी कुछ मुलाजमीन ऐसे जनाब, रहते हैं 2017 के 7 के करीब अफसरान तो रोज राब्ते में रहते हैं, उनके घरों की जो परेशानियां 2017 वालों को भी अभी तक वाजबात नहीं मिले, वाजबात ही नहीं मिले। उसमें अगर आप कहें तो हम नाम गिना देते कि सब एक AEE रिटायर हुए वाटर ट्रंकमैन से, गुरेज उनका नाम है। वो 2017 के रिटायर हुए, आज तक उनको सिर्फ फंड और 11 महीने की जो LPR मिलती है वो मिले, वो आज तक पैसे नहीं मिले। उधर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। सबसे हमारे कुछ अफसरान तो अपनी जगह हैं, चले वो किसी तरह से भी अपने घर को सफर कर रहे हैं, चला रहे हैं, मगर हमारे मुलाजमीन जो है छोटे मुलाजमीन, उनका ये हाल है कि उनको यकमुश्त अदायगी तो होती नहीं। अब उनको चेक दे दिया जाता, कभी 2 लाख का, कभी 4 लाख का, कभी 6 लाख का। उससे क्या होगा? उनका पैसा बनता ही टोटल 17-18 लाख रुपए। अब वो पैसे टूट जाने से लाजिमी बात है कि गरीब और एक मुतवस्सित तबका जो है वो पैसे खर्च कर लेता है, तो उसका मुस्तकबिल और उसके बच्चों का मुस्तकबिल तारीख हो चुका। इससे बच्चों की तालीम, बच्चों की शादियों का प्लान, कुछ प्लान जो ये बराह रास्त माशी कतल है, माशी कतल है और वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। तो हमने पिछले महीने तो ये खबर आ रही थी कि मुलाजमीन को अदायगियाँ हुई हैं, कुछ मुलाजमीन को, और मुकम्मल अदायगियाँ भी हुई हैं, फुल पेमेंट्स भी हुई हैं। जनाब वो अब वो सिलसिला रुक गया है क्या? वो हुआ ये था कि इस वक्त मेट्रो ने अपना हेड ऑफिस पे प्रोग्राम किया और लोगों के हालात ज़ार खुद भी देखे। तो उससे पहले के प्रोग्राम में जो आपने किया था तो उन्होंने रातों रात लिस्टें लगा दी, इस डर से कि जी मेट्रो जो है वो कहीं यहाँ ना पहुँच जाए। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि मेट्रो चैनल जो है वो बराह रास्त वहाँ पहुँच गया और लोगों की सूरत हाल वगैरह बताते रहे। और एक हमारा जो है DMD भी आपसे गलत बयानी करने की बुनियाद पर तबादला हो जाता है। तो इस सूरत हाल में सिर्फ उन्होंने 1 माह जो आपसे दो, तो उसमें उसी महीने उन्होंने जो है वो लोगों को अदायगियाँ की, जो कि 3 करोड़ रुपये की बनती है, जो आपके पास फिगर आ चुकी। 3 करोड़ रुपये अदायगियाँ दे के ये समझ रहे थे कि शायद मेट्रो या ये दीगर यूनियन शोर नहीं करेंगे, मगर हम सबसे ज़्यादा इसको मेट्रो को क्रेडिट देते हैं कि वो 3 करोड़ रुपये यकमुश्त जो लोगों को मिल गए। मगर उसमें जो है वो हमने देखा कि रेशो वहाँ भी जो है वो डंडी मारने वाला था कि उन्होंने 70% उसमें से जो है वो लोगों को अफसरान को दिए और 30%। चले वसीम साहब, आप क्या कहते हैं इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब, ये प्राइवेटाइजिंग की तरफ बड़ी बारीकी से जो है काम उतारा गया है और इसके अंदर कोई ये मुतय्यन नहीं किया गया है कि कौन कौन सी पोस्टें ये रहेंगी या ख़त्म कर दी जाएंगी और आने वाले वक्तों में मेहनत कशों का क्या जो है बेनिफिट होगा, क्या फ़ायदे होंगे। और इसके अंदर वो तमाम जो है सियासी पार्टियों की यूनियनें शामिल हैं जो बार बार CBA बनी हैं और इस अमल का वो हिस्सा हैं, क्योंकि ये सारी ये जो हुकूमतों की जो ये जो यूनियन है ये सब मातेहत जो है ये उन्हीं इदारों के साथ मुंसलिक हैं, वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया के साथ मुंसलिक हैं और अपने ज़ाती मफादात की तकमील के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो
यूनियन है, उनके जो लीडरान हैं, मजदूरों की जो नुमाइंदगी का दावा करते हैं, वो सब रिटायर्ड हैं और वो अपना सारा बेनिफिट लेके जा चुके हैं। अब वही लोग जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों को जो है लीड भी कर रहे हैं, यूनियनों को लीड भी कर रहे हैं उनके। तो वो ये सब मिलके जो है प्राइवेटाइजिंग की तरफ ढकेला जा रहा है और इसकी कोशिश जो है 96 में भी की गई थी और मजदूरों को जो है सरप्लस पूल, निचकारी, गोल्डन हैंड चेक के नाम के ऊपर कोई 6,500 से या इससे कम जो है लोग जो है बेदखल किए गए थे वाटर बोर्ड से और उसके अंदर 160 बेसिक वर्ल्ड बैंक से ली गई थी और 40 दे के वाटर बोर्ड के मेहनत कशों को घर भेजा गया। उस वक्त पीपल लेबर यूनियन के जो है चेयरमैन थे राहिल शाह और वो वाटर बोर्ड के जो है वो चेयरमैन भी थे, वाटर बोर्ड के भी चेयरमैन थे। तो ये उस वक्त भी जो है सियासी निज़ाम जब तब्दील हुआ तो वो प्राइवेटाइजिंग का जो सिलसिला था वो रुका। तो उसके बाद से जो है ये अब जो है फिर एक तसलसल के साथ जो है ये अंडरग्राउंड जो है काम चल रहा था इनका और इन्होंने वाटर बोर्ड के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से जो है वो पर्सनल फाइल की फ़ोटोकॉपियाँ ली और उसकी प्राइवेटाइजिंग का जब अमल होता है तो उसमें जो है कुछ लोगों को निकाला भी जाता है तो उनके तालीमी असनाद चेक करवाए FIA से। फिर उसके बाद जो है फिर अगला स्टेप जो है खालिद महमूद शेख वज़ीर आला सिंध के एडवाइज़र भी हैं और जितने भी इदारे जो है प्राइवेटाइज होंगे वो महमूद शेख साहब की जो है डिसीजन के ऊपर ही होंगे। तो वो सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं। तो जब वो दोबारा आए तो उन्होंने उसको अधूरे काम को दोबारा जो है वो शुरू किया। उसमें उन्होंने जो है लोगों से जो है चेक की 3-3 कॉपियाँ ली टाउन की सतह पे और NIC और मेडिकल कार्ड की फ़ोटोकॉपियाँ ली, एक FIA को दे दी और उसमें जो है उन्होंने देखा कि एक से ज़्यादा जो जॉब कर रहे हैं, जो वायलेशन कर रहे हैं, जो रूल रेगुलेशन के ख़िलाफ़ है कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम है तो वो अपने घर के सामने दुकान भी नहीं खोल सकता और कोई दूसरी जॉब भी नहीं कर सकता। तो वो भी उन्होंने चेक किया कि डबल जॉब के हवाले से। और उसके बाद जो है वाटर बोर्ड के अंदर जो है रेंजर्स ने जो है इन्वेस्टिगेशन की, सारे एम्प्लॉइज़ को जो है 2 दफ़ा बुला के जो है वो पैरोल से उनके नाम और उनके होने का कि भाई ये घोस्ट मुलाजिम तो नहीं है, वेरिफिकेशन हुई है। तो ये सारा अमल हो चुका है, ना वहाँ पे कोई घोस्ट मुलाजिम निकला और ना ही कोई ऐसा अमल हुआ। जबकि वाटर बोर्ड के जो लोग हैं, इस शहर की इतनी बड़ी आबादी है और पानी की जो सोर्सेज है वो हमारे पास कम है, आबादियाँ बढ़ रही हैं, तो वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया को भी चाहिए, जो पुराने इलाकों के अंदर पानी नहीं आ रहा तो कम से कम आप नई आबादियों को कनेक्शन जो है पास ना करें, उनके प्राइवेट सोसाइटियों के कनेक्शन पास नहीं करें, ताकि पुराने जो हमारे 12 लाख कंज्यूमर है जो वाटर बोर्ड को जो है बिल देते हैं उनको बआसानी जो है पानी मुहैया किया जा सके। लेकिन आपने पूरे शहर के पानी को जो है फैला दिया है और उसमें कोई वॉल ऑपरेशन डाला नहीं है। बहुत से इलाके ऐसे हैं कि मैं जानता हूं कि नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे पे वहाँ 48 घंटे पानी है। तो वहाँ वॉल ऑपरेशन का निज़ाम अच्छा होना चाहिए ताकि शहर के अंदर पानी की तंगी ना हो। पानी तो है तभी तो वाटर टैंकर चल रहे हैं और शहर में जगह जगह। बाकी जो है ये एक मुनज़्ज़म अंदाज में ये कहा जाता है कि भाई जो ऊंचे एरियाज हैं जहाँ हमारी लाइनों का पानी प्रेशर नहीं पहुंचता तो उन इलाकों के टैंकर की मद में जो है पानी जो है वो दिया जाता है। लेकिन पानी दिया क्या जाता है, पानी बेचा जाता है। चलें, इस पे मैं आपको बता दूं कि अब जो नई जो तजवीज़ है वो KWSB एक्ट को ख़त्म करके और इसे कॉरपोरेशन बनाने के लिए ले जाया जा रहा है और इस हवाले से जो ड्राफ्ट भी इसका तैयार हो गया है और उस ड्राफ्ट में ये बात भी शामिल है कि मुलाजमीन को निकाले जाने का भी उसमें इम्कान है, गोल्डन हैंडशेक टाइप की एक ऑफ़र भी उसमें हो सकती है और उसके अलावा भी चीज़ें इसमें जो है वो हो सकती हैं। मुलाजमीन की अदायगियों के हवाले से सुहेल मेमन साहब, हमारे पास ये इतलात हैं कि खुफिया मकाम से ठेकेदारों को चेक्स की जो है वो पेमेंट्स हो रही हैं और कमीशन की वसूली भी एक खुफिया मकाम पर होती है और नग जो है वो बैग भरे भरे आते हैं और अफसरान को चले जाते हैं, वहाँ से वो लेते हैं। हमारे पास ये इतलात हैं। वैसे वाटर बोर्ड का जो महकमा फाइनेंस है उनसे मैंने भी रब्ता किया था, उनसे उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की थी तो उन्होंने कोई फिगर, बहरहाल उन्होंने कहा कि इतना कोई कमीशन का ये परसेंटेज नहीं होता
लेकिन उन्होंने कोई फिगर भी नहीं बताया हमें, कोई फिगर भी कोट नहीं किया कि कितनी अदायगियां हो रही हैं और किस किस तरह से हो रही हैं। अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो हमारा प्रोग्राम हाजिर है, वो जब भी अपना मौक़िफ़ देना चाहेंगे हम आपको ज़रूर बता देंगे। सुहेल मेमन साहब। जनाब बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि हमारे चेक सेक्शन के ही बुक सेक्शन कहलाता है, उनके चंद रिटायर्ड लोगों को तकरीबन 3 DMDs रहे और वो उन तीनों DMDs के साथ काम करता रहा। उसके एक बच्चे को इतलात के मुताबिक हमें तक कंफर्म नहीं हो रहा कि वो मुलाजिम हुआ नहीं हुआ, तो रिटायर हुए काफ़ी साल हो गए उस, और वो मकान में रह रहा है और हेड ऑफिस से ही मुतसिल है, बड़े हेड ऑफिस से। उसने बाकायदा अपने मकान पर CC फुटेजेस 6 कैमरे लगे हैं, अगर आपकी गाड़ी जाए वहाँ उस पर हमारी टीम काम कर रही है और उस पर जैसे कोई चीज़ आएगी तो फिर हम बाकायदा को बताएंगे। ऑफिस भी बना हुआ है और ठेकेदारों को पेमेंट पहले तो हेड ऑफिस से हुआ करती थी और हम देखा करते थे कि हेड ऑफिस के नीचे जो है वो कैंटीन पे ठेकेदारों का रश होता था, मगर अब क्योंकि ठेकेदार भी मखसूस हो गए। और ये बताइए कि हमारे पास ये भी इतलात हैं कि वाटर बोर्ड के कई हाजिर सर्विस अफसरान और रिटायर्ड अफसरान भी ठेकेदार बन गए जनाब, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? डायरेक्टली, इनडायरेक्ट तो नहीं, डायरेक्ट अब उन्होंने अपनी फर्म में रजिस्टर करा रखी। वसीम साहब आप बताएं। बिल्कुल, हमारे यहाँ जो है एक तो प्राइवेट सेक्टर के साथ 50% के जो है पार्टनर हमारे चीफ इंजीनियर, ऐसी अफराद और जो है एक्सियन रिटायर्ड और AEE, ये सारे मिलके जो है ये इस जो है अमल के अंदर शामिल हैं और ये काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। अच्छा। और मुझे काफ़ी मालूमात है कि कौन कौन अफसरान जो है वो ये काम कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद कोई ठेकेदार के साथ कुछ हो तो लाइए फिर किसी वक्त। हाँ इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल उस पर जो है वो बात करें, तभी तो जाहिर है फिर उनकी अदायगियाँ तो पहले होंगी ना, जो कि वो मुलाजिम भी हैं या रिटायर भी लोग हैं तो उनके रूट्स बने हुए हैं, इन रूट्स उन्होंने पैदा किए हुए हैं, तो वो डायरेक्ट ही जाके फाइलें अपनी निकलवा के पेमेंट निकलवा के चले जाते होंगे। इसके अलावा भी हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा जो अमल हो रहा है वाटर बोर्ड के अंदर अरसा, काफ़ी अरसे से, मतलब 90 से जो है ये शुरू हो गया मारा मारी का अमल। ये जाली जो है पानी की लाइनें डालते हैं, उसको जो है डिज़ाइनिंग से पास करते हैं, उसमें चीफ इंजीनियर, एक्सियन, AC और उसमें शामिल होते हैं, चाहे वाटर के हों या सेवरेज के हों, और लाखों रुपए की और करोड़ों रुपए की लाइनें तब्दील हो जाती हैं और वो सिर्फ जो है वो फाइलों के अंदर ही तब्दील होती हैं। चलें इस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये बताइए कि यूनियंस के इत्तेहाद का क्या हुआ? हमारे पास ये इतलात हैं कि वो इत्तेहाद जो है वो पारा हो गया है और MD वाटर बोर्ड ने, जनाब असदुल्ला साहब ने यूनियंस को, CBA को राम कर लिया है और CBA के साथ उनके डायरेक्ट मरासिम जो है वो हैं, जो कि पहले से भी होंगे शायद, और उसके साथ साथ बाकी जो यूनियंस का वर्किंग काउंसिल जो बनी थी सुहेल मेमन साहब, उसका क्या हुआ? अब क्या हर आदमी अपनी अलग अलग दुकान चमकाएगा या मुलाजमीन का क्या होगा फिर? जनाब बड़े खुलूस के साथ CBA के साथ यूनियन जुड़ी थी और एक बड़ा एहतजाज यूनियन ने अपना किया था CBA के साथ। आपने भी देखा कि चैनल से भी चलता रहा, दीगर काफ़ी न्यूज़ चैनल ने उस एहतजाज को चलाया, मगर अफसोसनाक सूरत हाल है कि हमारे यहाँ सियासी पार्टियों की यूनियन है। क्योंकि CBA जो है वो MQM से बिलोंग करती है, तो उसके अगेंस्ट में जो है वो दीगर यूनियन भी किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करती है। CBA का जो है वो एक तो कई दड़ों में बटी हुई CBA है वो, जिसकी वजह से हमें बड़ा इदारे के मुलाजमीन को बड़ा नुकसान हो रहा है। इंतशार का शिकार इसलिए हो गया कि CBA ने जिस वक्त तमाम यूनियनों ने उसको, जिस CBA के हालात तकरीबन ख़राब हो चुके थे, जब सहारा दिया तो उसने MD साहब से बराह रास्त मीटिंगें करनी शुरू कर दी और खाली MD से नहीं बल्कि प्राइवेटाइजेशन के हवाले से सेक्रेटरी बोर्ड के साथ भी अलग मीटिंग, और उसमें बाकायदा यूनियनों को जो एतमाद में लेने का मुआहदा तय हो पाया था। फिर अफसोसनाक सूरत यार ये है कि जो वर्किंग रिलेशन कमेटी का एक नोटिफिकेशन CBA ने करना था या सर्कुलर कहने, वो ताहाल ना हो सका। जब यूनियनों के अंदर जो है बदगुमानी पैदा हो जाती है तो फिर मुलाजिम का नुकसान होता है। अब हर यूनियन जो है वो अपनी अपनी बात की बोली बोलने के लिए तैयार तो बैठी है और एहतजाज भी कर रहे हैं, मगर उससे इंतजामिया को फ़ायदा हो रहा है।
एहतजाज तो क्या हुआ? बस एक पहले शुरू में एक हुआ था, एक मुजाहरा हुआ था, उसके बाद तो फिर क्या एहतजाज? मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज छोटे छोटे हो रहे हैं। सारी यूनियन अपने अपने दफ्तरों में जाके बैठ गए हैं। मुलाजमीन के लिए क्या किया? इदारे में एहतजाज हो रहे हैं, कुछ यूनियन जो है वो ठीक ठाक एहतजाज कर रही है, मगर वो इंतजामिया की जो कोशिश थी, जो एक इत्तेहाद बना था, वो इत्तेहाद बनने से, क्योंकि इत्तेहाद बनने से ये होता है कि खाली इंतजामिया का खौफ नहीं होता, हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के ऊपर। चलें, एमडी साहब इसमें तो कामयाब हो गए ना, और जो प्राइवेटाइजेशन की कोशिशें हो रही हैं उसमें भी हमारे पास इतलात हैं कि एमडी वाटर बोर्ड बिल्कुल उनके साथ शामिल हैं और उनकी हिमा पे और उनकी हिमायत में सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल मेमन साहब और वसीम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपको एक और ख़बर ये देते जाएँ इख्तिताम पे, एक अच्छी खबर ये देते जाएँ कि हमने अपने गुज़श्ता शोज़ में ये बात की थी कि वाटर बोर्ड के जो न्यू कंज्यूमर्स हैं उनकी एंट्रीज़ रुकी हुई हैं, कई सालों से, साल से रुकी हैं, वो नहीं हो पा रही हैं। तो मेट्रो मैटर्स में हमने उसकी निशानदेही की थी और हमारे पास अभी इतलात हैं कि उनकी न्यू एंट्रीज़ की हिदायत जो है वो आ चुकी हैं ऊपर से अफसरान बाला से, और अब न्यू एंट्रीज़ का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। तो चलें, एक अच्छी खबर ये है, अब अल्लाह करे कि वो न्यू एंट्रीज़ हो जाएं और फिर उनकी बिलिंग स्टार्ट हो जाए और वाटर बोर्ड की आमदनी जो है वो उसमें कुछ इजाफा हो जाए। हमारी कोशिश है कि वाटर बोर्ड के जो मसाइल हैं उनको हम हाईलाइट करें ताकि अफसरान बाला उसको देखें और उन मसाइल को हल करने के लिए भी कोशिश करें। अगर आपके पास भी इस हवाले से कोई इतलात हो, कोई मालूमात हो, तो आप हमें पहुंचा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 0300 3642759। इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद को आज के मेट्रो मैटर से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।